हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपके अपने चैनल ऋषि कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था जो मूल अधिकार थे उनमें से 3 अनुच्छेदों के बारे में हमने बात किया था। जैसे कि आपके समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन 3 अधिकारों की बात हमने किया था। ठीक है, आज हम 3 अधिकारों की और बात करेंगे। ठीक है, इसके आगे जो है और उसमें हम बात करेंगे जो है आपके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और जो है अल्पसंख्यक वर्गों के जो अधिकार होते हैं और आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको जो है बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। तो आज ये हम जो है दोस्तों लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, आपका जो चौथा जो आपका मूल अधिकार है, फोर्थ वाला, वो आपका है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। तो इसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 25 से लेके आपका अनुच्छेद 28 तक जो है वर्णन किया गया है किस चीज का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो 25 है आपका, वो बताता जो है कि अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इसकी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 से मिलती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है और उस धर्म का जो है प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 25 के तहत हमको जो है 3 प्रकार के जो है आपको जो है राइट्स मिलते हैं। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के रीति रिवाज को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 से हमें धर्म की स्वतंत्रता मिलती है कि हम किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण से मान सकते हैं, उसके रीति रिवाज को भी मान सकते हैं और उसका हम प्रचार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से ही संबंधित है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के बीच में है। यानी 25, 26, 27 और 28। तो 26 जो है आपका अनुच्छेद 26, वो जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता की बात करता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है जो कोई धार्मिक कार्य करेगा तो उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता भी उसी को है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है, क्योंकि जो है धर्म जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना पड़ेगा, यानी संस्थाओं की स्थापना करना पड़ेगा। तो संस्थाओं की स्थापना करने की भी स्वतंत्रता उसके पास होनी चाहिए, जो कि हमारा जो संविधान उसको प्रदान करता है। और जो है क्या है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का जो है स्वामित्व स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि जो व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकेगा तो उसके अर्जन, उसके स्वामित्व और प्रशासन तीनों पर अधिकार उस व्यक्ति का होगा। यानी जो धार्मिक कार्यों को करेगा, ठीक है, जो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करेगा तो उसके प्रबंधन का अधिकार, उसके प्रशासन का अधिकार भी उसी व्यक्ति को, उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो 25 जो है अनुच्छेद 26 जो है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। ठीक, और अनुच्छेद 25 किसका अधिकार देता है, किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 जो है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों आपका जो आर्टिकल नंबर 27, ठीक है, जो कि बताता है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो है धन जो है वो टैक्स रहित होगा। ठीक है, यानी धार्मिक कार्य के लिए धन जो है कर मुक्त होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर कोई टैक्स जो है कोई धन अगर इकट्ठा कर रहा है तो उस पर सरकार जो है टैक्स नहीं लेती है। यानी धार्मिक कार्यों के लिए जो इकट्ठा किया गया धन होता है उस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेती। तो ये दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी राज्य उसे टैक्स नहीं ले सकता या कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। तो किसी भी विशेष धर्म की जो है धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए, ठीक है, अगर उस जो है धन को व्यय किया गया है तो उससे कोई भी टैक्स सरकार नहीं ले सकती। इसके बाद आपका है अनुच्छेद 28 आ जाता है, जिसमें क्या
बताया गया है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 28 ये बताएगा कि जिन संस्थाओं में सरकार अपना पूरा पैसा लगाएगी उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो धार्मिक शिक्षा किसमें दी जाएगी? जो विशेष धर्म के लोग जो कि अपना इंस्टीट्यूशन खुद बनाते हैं धार्मिक शिक्षा देने के लिए, सिर्फ वो अपने जो है धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी विद्यालय या स्कूल या यूनिवर्सिटी सरकार के द्वारा स्थापित की गई है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है कि सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। यानी जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना सरकार के द्वारा हुई है वहाँ के विद्यार्थियों को आप जो है जबरन किसी भी धर्म उपदेश को जो है उसके उपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार वो समाप्त होता है, जो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक था। इसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को हम लोग जो है देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो आपका जो है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं इसके अंतर्गत। तो अनुच्छेद 29 जो है वो बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो जो सबसे बड़ा धर्म है वो हिंदू धर्म, उसके बाद फिर जो है मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम आपका, और उसके बाद फिर जो है बुद्धिस्ट, जैन, ये सब धर्म हमारे भारतीय हमारे भारतीय समाज में पाए जाते हैं। तो जो धर्म कम मात्रा में है उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट काफी कम है, सिख काफी कम है, जैन कम है, तो इनको भी हम अल्पसंख्यक जो है धर्म कह सकते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए भी हमारा संविधान में जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत 30 के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से मना नहीं किया जाएगा, यानी रोका नहीं जाएगा। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी जो है संस्कृति का संरक्षण कर सकेगा। ठीक है, इतना अधिकार, उतना राइट को दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद जो 30 है वो बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है। क्योंकि अगर अल्पसंख्यक वर्ग है तो उसे अपनी भाषा और लिपि को जो है सुरक्षित रखने के लिए अपने पसंद की जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 30। तो अपने पसंद की जब वो विद्यालय की स्थापना करेगा तो अपने पसंद के टीचरों की भी वो नियुक्ति करेगा और वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को और अपनी लिपि को संरक्षित कर सकता है। उसमें शोध करा के, उसको पढ़ा के, अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को पढ़ा के अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि को संरक्षित कर सकता है। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यानी सरकार उसे अनुदान देगी जैसा कि अन्य विद्यालयों को वो देती है। तो उदाहरण के लिए जैसे मदरसा या संस्कृत विद्यालय, तो संस्कृत विद्यालय और मदरसा क्या है कि संस्कृत विद्यालय संस्कृत पढ़ाने के लिए जो है बच्चों को उसमें संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो ऐसे विद्यालयों को सरकार क्या करती है, अनुदान देती है। इसी प्रकार से मदरसा में उर्दू पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है, तो इसमें भी जो है बच्चों को जो है या विद्यालय को सरकार जो है अनुदान देती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 31 जो कि आपका संपत्ति से संबंधित अधिकार था, जो कि मूल अधिकार था पहले, तो इसको यहाँ से हटा दिया गया है। उसको जो है आर्टिकल जो है 300 के अंतर्गत कर दिया गया, जो कि वो कानूनी अधिकार बन गया है 301। तो इसमें हम समझते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका 6वां मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 32 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप आर्टिकल जो है 32 याद कर लेंगे।
तो इसमें क्या है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि अक्सर जो है एग्जाम में पूछता रहता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। तो आपका आर्टिकल नंबर 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सा है अनुच्छेद? आपका अनुच्छेद 32। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, यानी कि आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है तो वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए रिट जारी करती है। ठीक है, तो कुछ रिट जारी करती है। वो कौन कौन से रिट होते हैं? टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं दोस्तों। तो पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, और दूसरा है आपका परमादेश जिसे मैंडमस बोलते हैं, और तीसरा है आपका अधिकार परीक्षा, और उसके बाद है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, और उसके बाद आपका उत्प्रेषण सेटियोरी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब अधिकार हैं क्या। ठीक है, ये सब जो है आपके संरक्षण वाले जो अधिकार है रिट वो क्या क्या है। ठीक, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस का जो मीनिंग होता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग होता है शरीर को प्रस्तुत करना। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करना, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब उस जो है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। ठीक, तो जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो सीधा सीधा इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश कर सकता है कि आपको निश्चित समय में और निश्चित स्थान पर उसमें हिरासत में रखे गए व्यक्ति को वहां पर लाना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से जेल में रखा गया है तब तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को जो कि अवैध रूप से जिसको जेल में रखा गया है उसको वापस जल्दी से जल्दी क्या करता है? उसके शरीर को प्रस्तुत करने की मांग करता है कि उसको जल्दी से जल्दी लाया जाए, नहीं तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें क्या है कि हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सीधा सीधा बताता है कि शरीर को प्रस्तुत करना, और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही संविधानों का मूल अधिकारों का जो है संरक्षक कहा जाता है। कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा जो है आपका जो रिट है वो है आपका परमादेश यानी कि मैंडमस। तो मैंडमस दोस्तों क्या बताता है कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी का निर्वाह नहीं करता, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा इस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। तो कोई भी अगर सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे सही ढंग से कार्य करने का आदेश देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमादेश बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और था दोस्तों, पिछले जो आपका ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है तो इसमें क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों दो जो है संस्थाओं के खिलाफ इसको जारी कर सकती है, यानी इसे सरकारी व्यक्तियों के ऊपर भी इसको जो है जारी किया जा सकता है, इनके खिलाफ भी सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जा सकता है। और निजी व्यक्तियों के खिलाफ या संस्थाओं के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है।
संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक। और आपका जो मैंडेमस है परमादेश सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो है सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ जो है जारी किया जा सकता है परमादेश। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो आपका रिट, ये है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। तो यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद जो है प्राप्त कर लेता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद प्राप्त करेगा तो उसके खिलाफ कौन सा जो है रिट जारी किया जा सकता है, अधिकार परीक्षा। ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है प्रतिषेध। कौन सा रिट है? चौथा रिट है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में कुछ करने के लिए मना किया जाता है। जब कोई भी सक्षम प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई कार्य करता है तो उस केस में न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक देता है। प्रोहिबिशन यानी इस रिट का उपयोग करके उसे उस कार्य को करने से रोक देता है कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। यानी कि यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय होगा अपने से छोटे न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय होगा तो आपका जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट हो गए, उनको जो है सबॉर्डिनेट जो कोर्ट हो जाते हैं उनको ये रिट जो है जारी किया जा सकता है उनके खिलाफ कि अगर कोई जो है आदेश दिया जाता है कि इस मामले में यहाँ कार्यवाही ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो किसी भी जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट होते हैं उनमें जो है न्यायालय के द्वारा अगर कोई ऐसा मामला जो है उसके संज्ञान लिया जाता है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है तो वहीं पे जो है आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस मामले को रोक देता है कि आप इसमें जांच को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका पांचवा जो आता है, पांचवा जो रिट है वो आपका उत्प्रेषण है जिसको हम सेटियोनरी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहाँ पर मुकदमा चल रहा होता है उसे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है और उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजो। ठीक। तो इसमें सीधा सीधा ये बोल सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या आपका हाई कोर्ट होता है वो जो इस छोटे कोर्ट होते हैं उनको यह आदेश दे सकता है कि आप जिस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं उसको तत्काल बंद करके उसको आप हमारे पास भेजिए, उस मामले में हम कार्यवाही करेंगे। तो जो भी मुकदमा चल रहा होगा उसको डायरेक्ट अपने पास मंगा सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। यानी कि जो इसके अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय जहाँ पर मुकदमा चल रहा होता है उससे न्यायालय जो है उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके उस मुकदमे को डायरेक्ट जो है उसके पास भेज दिया जाए और उस मुकदमे में जो आपका बड़ा उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है उस पर अपना कार्यवाही करेगा और जांच को आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये आपके 6 प्रकार के जो मूल अधिकार थे ये जो है आपके समाप्त हो गए हैं। तो इसको एक बार फिर से आप रिवाइज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत